Class 9 History Chapter 1 next topic 1.1 The struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for the food grain. The production of grains could not keep pace with the demand. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव यानी जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ 23 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 28 करोड़ हो गई। नतीजा ये हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज हो गई। अधिकांश लोगों का मुख्य जो खाना था वह पावरोटी थी, जो जिसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ गई। अधिकतर कामगार कारखानों में काम करते थे, मजदूर थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी कि जितना महंगाई था उस हिसाब से उनकी तनख्वाह उन्हें नहीं मिल रही थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और ख़राब हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप में पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया तथा इसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोइंग मिडिल क्लास in the end of the privilege. In the past, the peasant and worker had participated in the revolt against the increasing taxes and forced scarcity, but they lacked the means and the programs to carry out full-scale measures that would bring about the change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become the prosperous and had the access education and new ideas. यहाँ पर 1.3 में हम देखेंगे कि उभरते हुए जो मिडिल क्लास था उसके बारे में बताया जा रहा है। पहले भी कर बढ़ने से अकाल के समय किसान और जो कामगार मजदूर थे उन्होंने विद्रोह कर चुके थे। उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट यानी कि मिडिल क्लास जो था उसने उठाई, क्योंकि वही एक शिक्षित वर्ग था जिसके पास ऐसे विचार भी थे। द 18th सेंचुरी 18वीं सदी में एक नई सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास कहते हैं, जिससे फैलते हुए समुदाय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट्स के जो लोग थे वो सौदागर एवं निर्माता एवं प्रशासनिक सेवा यानी कि ऑफिस वगैरह में काम करने वाले एजुकेटेड लोग होते थे या पेशे से वकील जैसे लोग होते थे। ये सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता पर होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना करते थे। जॉन लॉक और जो जॉक जैसे रूसी दार्शनिक ने इसके बारे में भी लिखा है। इसके साथ साथ यह इस बात का भी विरोध करते थे कि राजा के देवी और निर्कुल अधिकारों के सिद्धांत का भी ये खंडन करते थे। रूसो ने इसी विचार का आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना भी सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, क्योंकि वो भी इसे सीख सकते थे। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा बहस हुआ करती थी। उस समय इन सारी बातों का जो सैलून हुआ करते थे या जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे उसमें इसके बारे में चर्चा हुआ करती थी। पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया गया। पेपरों में, किताबों में लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी इस चीज़ को समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का गुस्सा फिर से एक बार भड़क उठा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टू द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।